देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे का जिक्र करें तो 5,676 नए केस सामने आए, जबकि 12 मरीजों की मौत हुई। अब एक्टिव केस 37,093 हैं। वहीं रोजाना संक्रमण दर बढ़कर 2.88% हो गया है। 24 घंटे के दौरान देश भर में 3,761 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे का जिक्र करें तो वहां 328 से ज्यादा केस मिले जो नए थे, जबकि एक मरीज की जान गई। एक्टिव मरीजों की कुल तादाद 4,667 हो गई। मुंबई में 24 घंटे में 95 नए केस सामने आए। फिलहाल मुंबई में कोरोना के 102 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, मैंने तय किया है कि साल 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। इस सपने को साकार करने के लिए पिछले 4 बजट एवं इस साल के बचत राहत बजट वाले बजट में मैंने ऐसी योजना बनाई है जो किसी दूसरे राज्य में नहीं है। किसी और राज्य में जनता को मुफ्त में 25 लाख क्या 10 लाख का भी बीमा नहीं मिल पा रहा है। किसी भी राज्य में 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं भरवाया जा रहा है और ना ही ऐसी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है। सिर्फ राजस्थान में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया गया जा रहा है बिना किसी प्रीमियम के। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं जिनसे राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, पैसे की बचत होगी और आज की इस बचत से हमारी आने वाली पीढ़ी को बढ़त मिलेगी। गरीबी का दर्द हम सब ने देखा है। दिन रात मेहनत करके राजस्थान के लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत पर महंगाई की मार भारी पड़ती है और उनको ऊपर उठने नहीं देती है। लोग ऊपर उठते हैं, महंगाई वापस नीचे कर देती है। इसी वजह से राजस्थान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हर परिवार चाहता है कि कुछ पैसे बच जाए। बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण में जितने पैसे खर्च किए जाएं उतने कम हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राजस्थान में लाखों लोगों के घरों में गैस सिलेंडर खाली रखे हैं। बच्चों का पेट भरने के लिए माएँ अपने फेफड़े खराब कर रही है, लकड़ी जला करके खाना बना रही है। राजस्थान सरकार ने उनका दर्द समझा। हर महीने 1150 रुपये में गरीब आदमी सिलेंडर नहीं भरवा सकता है, इसलिए राजस्थान सरकार गरीब लोगों के लिए सिलेंडर भरवाने का दाम सिर्फ 500 रुपये करने जा रही है। अगर महंगाई का हाल देखना है तो देखिए कोरोना में प्राइवेट अस्पताल में देश भर के लोगों को कितने लाखों के बिल आए। तभी से मैंने निश्चय कर लिया कि राजस्थान में अस्पताल के खर्च के लिए किसी को झोली नहीं फैलानी पड़ेगी। आज की तारीख में अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रत्यारोपण भी कराना है तो राजस्थान में गरीब आदमी भी बिना कोई पैसे खर्च किए करवा सकता है। आपका बोझ मेरा बोझ है। अगर महंगाई का बोझ हल्का होगा तो आपकी तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी तो राजस्थान की भी तरक्की होगी। मिशन 2030 को सफल करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। पहला कदम था बचत राहत बजट वाला बजट। आज मैं मिशन 2030 का दूसरा कदम उठाने जा रहा हूँ। सरकार ने पाया है कि अक्सर और जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उनको मालूम ही नहीं है कि उनके लिए योजना सरकार ने बनाई है। उनके नाम पर इस योजना का पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है और कई बार जिन लोगों को सरकारी योजनाओं की जरूरत नहीं भी होती है उनको भी लाभ मिल रहा होता है। मुझे लोगों से ये भी बताना है कि अक्सर योजनाओं को जनता तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इन वजहों से सरकार का पैसा या तो जाया होता है या उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता जिनको इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने एक नई पहल की। राहत बचत बजट वाले बजट की 10 नई योजनाओं के लाभ उन लोगों को मिलेंगे जो इसके असली हकदार हैं और अपनी हक के लाभ की मांग करेंगे। 24 अप्रैल से पूरे राजस्थान में कोने कोने में हजारों महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे और महंगाई राहत कैंप में आकर इन 10 योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना नहीं भूलें। ये कैंप तब तक चलेंगे जब तक हर किसी का पंजीकरण ना हो, हर योग्य व्यक्ति तक उनका लाभ ना पहुंच जाए। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें इन योजनाओं की जरूरत नहीं है और उनके हिस्से का अतिरिक्त लाभ किसी और को मिल जाए, वो अपना पंजीकरण ना कराएं। इन 10 योजनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। आप अपना गैस सिलेंडर कनेक्शन नंबर, गैस एजेंसी का नाम लेकर महंगाई राहत कैंप जाएंगे तो अपने गैस सिलेंडर का दाम 5 रुपए करवा सकते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। आप अपना बिजली कनेक्शन नंबर लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं
उसके बाद हर महीने आपको बिजली के बिल में पहले 100 यूनिट मुफ्त हो जाएंगे और इससे 90% जनता की बिजली फ्री हो जाएगी। 100 यूनिट से ज्यादा वालों को भी छूट मिलेगी। तीसरी, बिजली के कृषि उपभोक्ता बिजली कनेक्शन नंबर को लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं। उसके बाद हर महीने आपको 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। चौथी योजना है अन्नपूर्णा पैकेज योजना। यदि आप उन 1 करोड़ परिवारों में से हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो आप महंगाई राहत कैंप में अपना नाम लिखवाकर हर महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी निःशुल्क ले पाएंगे। 5वां, यदि नरेगा में आपका जॉब कार्ड बना हुआ है तो अपना जॉब कार्ड नंबर महंगाई राहत कैंप में लेके जाएं। अब आप साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम ले पाएंगे। 6, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। यदि आप राजस्थान के किसी शहर में रहते हैं और शहर में नरेगा की तरह काम चाहते हैं तो आपको महंगाई राहत कैंप में अपना जा करके जन आधार नंबर को दे दे आपका नाम लिखवा सकते हैं। 7वां, यदि आपको राजस्थान सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है और इसकी राशि 1000 रुपये से कम है तो आप महंगाई राहत कैंप में जाएंगे, उसे बढ़ा करके 1000 रुपये करवा सकते हैं। 8वां, चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना में अभी तक आपको 10 लाख रुपए प्रति परिवार का बीमा अपना जन आधार कार्ड से लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं, उसको बढ़वा करके 25 लाख रुपए प्रति परिवार करवा सकते हैं। 9वां, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में अभी तक आपको 5 लाख रुपए प्रति परिवार का बीमा था। महंगाई राहत कैंप में आप इसको 10 लाख रुपए प्रति परिवार करवा सकते हैं। 10वां, कामधेनु पशु बीमा योजना में आप अपने पशु का बीमा करवा सकते हैं। इसमें आपके घर में 2 पशुओं के लिए 40,000 रुपए का बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। यदि आपके दुधारू पशु की असमय मृत्यु हो जाती है तो बीमा राशि आपको नया पशु खरीदने में काम आएगी। मेरी आपसे अपील रहेगी कि आप महंगाई को देखते हुए महंगाई राहत कैंप में अवश्य जाएं और जो योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है उसका अवश्य लाभ लें। अगर आपको कोई दिक्कत आए कैंपों के अंदर तो आप 181 नंबर पर फोन करके जरूर बताएं। आप सभी का परिवार कुशल मंगल रहे, आपको राजस्थान सरकार की किसी भी बीमा योजना की जरूरत नहीं पड़े, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय सम्मान, जय राजस्थान, जय हिंद। नमस्कार। तो आप गहलोत साहब को सुन रहे थे, जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 10 योजनाएं गिनवाई हैं, बहुत सारे वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो कदम उठाए हैं वो 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में होगा। तो एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं अशोक गहलोत, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी में उप मुख्यमंत्री रह चुके उनकी सरकार में, और अब विधायक और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट एक दिन की अनशन पर अपनी ही सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों पर हमने सवाल उठाए थे और कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम उस पर एक्शन लेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए हम एक दिन का ये अनशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अशोक गहलोत का जो वीडियो आया है उसकी टाइमिंग पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तरफ जहां सचिन पायलट हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आकर बताया कि क्या कुछ उन्होंने किया। उन्होंने कहा चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, जिस रकम के साथ हम ये लेकर आए हैं वो किसी राज्य में नहीं है। उन्होंने कहा आप गैस सिलेंडर जो लाखों की तादाद में घर में रखे हैं, किचन में रखे हैं, उनको अब आप जाइए और 500 रुपये में भरवाइए। इसके अलावा 100 यूनिट बिजली, यानी आपको 100 यूनिट तक कोई पैसा नहीं देना। 100 यूनिट से अगर ज़्यादा बिजली आप खर्च करते हैं तो आपको उसमें भी रियायत मिलेगी। फ्री राशन की बात की। उन्होंने कहा किसानों के लिए भी 2000 यूनिट बिजली मुफ्त है। तो एक तरीके से उनका यह कहना था कि जो महंगाई शिविर है वहां जाइए, अपना पंजीकरण कराइए और फिर जो योजनाएं हैं उनका फायदा उठाइए। हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, इसमें कई पहलू हैं। एक तो उन्होंने ये गिनाया कि क्या कुछ राज्य सरकार ने किया है और किसका उसका फायदा किस तरह से उठाया जा सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हम तस्वीर में दिखा रहे हैं कि जब सचिन पायलट अनशन पर हैं और ऐसे वक्त में उनका ये वीडियो सामने आना, तो टाइमिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ये टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है। जिस वक्त सचिन पायलट जो है वो धरने पे बैठ रहे हैं, उसी वक्त जो है जो अपनी योजनाओं को लेकर के, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ढेर सारी योजनाएं जो है वो इस बजट में अशोक गहलोत साहब ने लोगों के लिए लाए हैं, और कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो उस साइकिल को तोड़ने की कोशिश करेंगे जो कि राजस्थान में होते आया है कि हर बार सरकार बदल जाती है। तो ये टाइमिंग एक तो काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो है,
अब जो यदि धरना की बात करें तो धरना जो है सचिन पायलट का वो वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अब जो बातचीत हुई है जो कांग्रेस आला कमान और सचिन पायलट के बीच में, उसकी जो जानकारी मुझे हाथ लगी है उसके अनुसार रंधावा साहब जो कि इंचार्ज है राजस्थान के, उन्होंने सचिन पायलट से बातचीत की है। ये तय नहीं है कि रंधावा कब जो है वो जयपुर जाएंगे, लेकिन अब ये तय हुआ है कि आज दिन भर सचिन पायलट धरने पे बैठेंगे और शाम में यदि वो कुछ बोलेंगे तो गहलोत सरकार के खिलाफ या गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने वो जो उनको बोलना होगा तो वो बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलेंगे, वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के नीतियों के खिलाफ बोलेंगे और राहुल गांधी का जो सस्पेंशन हुआ है और उनकी जो सदस्यता गई है, इन सारी चीजों पर ही अपने आप को फोकस करेंगे। क्योंकि कांग्रेस आला कमान ने जो स्टेटमेंट आया कल रात में उसमें साफ कर दिया कि यदि सचिन पायलट इस तरह से धरने पे बैठते हैं और कुछ इस तरह का अपने सरकार के खिलाफ बयान देते हैं तो उसे पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। अब इसको देखते हुए ये तय किया गया है कि सचिन पायलट को जो कुछ भी कहना है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ बोले या फिर राहुल गांधी के सस्पेंशन के ऊपर बोले, अपनी सरकार के खिलाफ ना बोले। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कांग्रेस ने फिलहाल सिचुएशन को सैल्वेज करने या बचाने की कोशिश की है कि सचिन पायलट का आज का धरना भी हो जाए और गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट कोई भी टिप्पणी करने से बचें। क्योंकि एक तरह से ये साफ हो गया है कि पूरी एआईसीसी और कांग्रेस जो है वो गहलोत सरकार के साथ है और सचिन पायलट को कहा गया है कि आप दिल्ली आइए और दिल्ली में आकर के कांग्रेस आला कमान के साथ बैठ करके उनकी बातचीत होगी और उसके बाद आगे की चीजें तय की जाएंगी। शुक्रिया बाबा इस पूरी बातचीत के लिए। सीधे हर्षा कुमारी सिंह के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं। हर्षा, जो अभी हम बाबा से भी बात कर रहे थे तो सवाल यही था मेरा कि टाइमिंग जो वीडियो का है वो बहुत कुछ कहता है, लेकिन मेरा सवाल इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है कि सचिन के इस कदम से नुकसान सचिन का या कांग्रेस का? बहुत शायद इस सवाल का जवाब पहली बार मैं कह सकती हूँ शारिक, मेरे को पता नहीं है, पर मैं सोच के आपको बताती हूँ और मैं आपको एक उदाहरण की तरह से समझाती हूँ। ये मेरे साथ जाडावत जी हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। कांग्रेस से इन्होंने चुनाव लड़ा था चित्तौड़ में, हाँ, लेकिन इनका जो टिकट था सचिन किसी और को देना चाह रहे। सही है? अब आप मेरे को सही सही जवाब देंगे, राजनीतिक जवाब नहीं देंगे। आपका टिकट किसी और को मिलने वाला था? बिल्कुल मिलने वाला था। आपको मिला क्योंकि अशोक जी ने कहा कि नहीं आपको देंगे। सही बात है, ठीक है। अब वही कांग्रेस पार्टी टिकट 2 जगह जाने वाला था। अब आप बताइए जाडावत जी, ऐसे में देखिए जब जमीनी तौर पर ऐसे 2 गुट हो जाते हैं तो आप मानेंगे पार्टी को नुकसान होता है? देखिए, वैसे मैं राजस्थान की स्थिति बताऊं कि पूरी तरह से राजस्थान की जो कांग्रेस जन है ना, वो मुख्यमंत्री जी के साथ में 36वीं कौम अशोक गहलोत साहब के साथ। वो आप कहेंगे क्योंकि आप अशोक जी के सपोर्टर हैं। नहीं, ये मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ आपको। हर आदमी जब जो गुट होते हैं पार्टी में तो नुकसान किसका होता है? पार्टी का तो नुकसान होता ही है, लेकिन ये अपने जो आज सचिन पायलट साहब जो अनशन कर रहे हैं ना, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहे हैं। जब चुनावी मोड पे सरकार आ गई, सारी योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है, विकास अपने आप में बोल रहा है, जमीनी धरातल के ऊपर अभी विकास की बात की है मुख्यमंत्री ने। अभी मुख्यमंत्री ने बताया है ट्वीट के जरिए कि क्या कुछ किया है। तो शारिक थोड़ा सा मैं अब, क्योंकि उन्होंने माना कि हाँ नुकसान पार्टी को होता है। जाडावत जी पुराने मित्र हैं तो ठीक है, हमने उनको लाइव पे ले लिया इस पर और उन्होंने बात कह भी दी। तो ये उदाहरण है कि देखिए, जब पार्टी, नुकसान जो आपने मेरे से पूछा है, नुकसान दोनों का होता है, पार्टी का भी होता है और जो नेता होता है उसका भी होता है। क्योंकि अगर वो पार्टी के बाहर जाता है तो पूरा काडर है उसको एक तरह से, क्योंकि पार्टी वो हर बूथ पे चुनाव नहीं लड़ सकता है, हर बूथ पे उसको आदमी चाहिए, तो नुकसान दोनों का होता है। और पिछले चुनाव में हमने देखा था कि देखिए अशोक गहलोत का जो छवि थी और सचिन पायलट की जो छवि थी, शायद उसकी वजह से कांग्रेस जीत के आएगी। लास्ट क्वेश्चन, आप मानेंगे कि अशोक गहलोत की छवि और सचिन पायलट की छवि की वजह से आप पिछले चुनाव जीतते थे? देखिए मैडम, सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत साहब को अगर पहले प्रोजेक्ट कर देते तो सीटें बहुत अधिक आती, ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि 12 इंडिपेंडेंट्स अशोक जी ने एक तरह से उनके समर्थक खड़े हुए थे। जी पूछिए। जी हर्षा, मेरा एक सवाल, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार ये तय हुआ है कि आज जो है सचिन पायलट से बात की गई है और रंधावा साहब ने कहा कि मेरी आपसे लगातार बात हुई है और ये तय नहीं है कि रंधावा कब जयपुर पहुंचेंगे।
लेकिन कल जो एआईसीसी का स्टेटमेंट आया उस पर सचिन पायलट ने कहा कि आप हमें पार्टी विरोधी करार क्यों दे रहे हैं। इस पे ये तय किया गया है कि आज सचिन पायलट धरने पर बैठेंगे और यदि वो कुछ शाम में बोलते हैं तो वो उनका जो भाषण होगा, चाहे उनका जो कोई भी वक्तव्य होगा, वो बीजेपी सरकार के खिलाफ होगा, केंद्र की सरकार के खिलाफ होगा, वसुंधरा के खिलाफ होगा और राहुल गांधी के लोकसभा से सस्पेंशन के ऊपर होगा, ना कि गहलोत के ऊपर। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली से ये एक बीच का रास्ता निकाला है और ये कहा गया है कि सचिन पायलट को कि वो दिल्ली आए और दिल्ली आकर के यहाँ आकर के बातचीत करें कांग्रेस लीडरशिप से। आपको क्या लगता है, आप वहां पे क्या सुन रहे हैं? देखिए मनोरंजन, मैं एक चीज़ बता सकती हूँ, मैंने सचिन को बहुत सालों से कवर किया है और उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी बहुत साल पहले। उन्होंने कहा था इन पॉलिटिक्स यू ओनली गेट अ चांस वंस, एंड बाबा अगर इफ दिस इज हिज ओनली चांस देन विल ही अगेन गो बैक टू द कांग्रेस? आई डोंट नो। ये मेरा पर्सनल, उनका जो मैंने असेसमेंट किया है, उनको करीबी से कवर किया है, मुझे पता नहीं वो वापस कांग्रेस के पास जाएंगे या आगे का क्या रास्ता लेंगे, या खाली आज वो पॉलिटिकल वाटर्स को टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार उनके साथ ये हो चुका है, जब वो अपने एमएलएस को छोड़ के गए थे वहाँ पर, तो उस टाइम भी इनकी बातचीत हुई थी और ये वापस आए थे। फिर उन्होंने कहा था, जब अशोक गहलोत के जो एमएलएस थे उन्होंने जब एक तरह से रिवोल्ट किया था, रेजिग्नेशन दिया था, उन्होंने उस टाइम भी नवंबर में मुद्दा उठाया था कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और आज उन्होंने एक करप्शन का इशू उठा के वे वहाँ पर बैठे हैं। और बाबा, इसमें एक चीज़ जानना हमको ज़रूरी है, इसमें इट इज़ नॉट सचिन पायलट वर्सेस द आला कमान, इट इज़ आप अशोक गहलोत को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वो अल्टीमेटली क्या होगा राजस्थान में, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरी एआईसीसी है या कहें दिल्ली की लीडरशिप है, वो अशोक गहलोत के पीछे खड़ी है। वो अशोक गहलोत को अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, ये बात सब जानते हैं, ये बात सचिन पायलट भी जानते हैं। तो यदि कोई बी का रास्ता निकलता है तो यही हो सकता है कि किसी तरह से इस धरने को किसी तरह से अच्छे नोट पे खत्म किया जाए। आपको अपनी बात रखनी है तो आप बीजेपी सरकार के खिलाफ रखें और उसके बाद आकर के कोई बातचीत करें और बी का रास्ता निकल सकता है। लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि इसमें गांधी जो है, उनकी चुप्पी जो है वो काफी कुछ अपने आप में कहती है कि इस मामले में आगे क्या होगा। क्योंकि मुझे लगता है अभी तक जो सचिन पायलट कर रहे थे वो गांधी के एश्योरेंस पर ही इतने आगे तक गए हैं। अब यदि बहुत आगे निकल जाते हैं तो शायद उनके पास लौटने के लिए जो है वो वक्त कम रह जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि अब 8 महीने रह गए हैं चुनाव में, तो इसलिए टाइमिंग को भी अगर हम देखें तो एक डू और डाई की स्थिति है। या तो कांग्रेस पार्टी उनको जैसे एक लीडरशिप रोल में प्रोजेक्ट करे, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए तो हो सके पीसीसी प्रेसिडेंट का उनको खिताब मिले, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनको इक्वल से मिले, तो क्या है फिर वो संगठन में रह के चुनाव लड़ सकते हैं। और कांग्रेस का संगठन राजस्थान में काफ़ी मजबूत है। हाँ, हर नेता के साथ चला जाता है इधर उधर, बीजेपी जैसा नहीं है, स्थिर नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव की लीडर कौन हो। लीडर बेस्ड संगठन है, लीडर से जुड़ा हुआ संगठन है, लेकिन फिर भी काफ़ी मजबूत है। अब यहाँ पर अगर वो कुछ और रास्ता अपनाते हैं तो उसमें उनको एक्चुअली एक मजबूती की स्थिति में आने के लिए, आप सही कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, खाली इस चुनाव का नहीं सोचना पड़ेगा। तो क्या वो शॉर्ट टर्म खेल रहे हैं या लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं? इज दिस अ टेस्ट मैच और इज दिस T20? वी हैव टू वेट एंड वॉच। हर्षा, एक छोटा सा सवाल था कि सचिन पायलट गाहे बगाहे अपनी नाराजगी कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन यह भी एक सच है कि राजस्थान में उनको अध्यक्ष बनाया गया, खुली छूट दी गई, लेकिन जो नतीजे आए वो इतने टाइट थे जिन्होंने उनके चांसेस खत्म कर दिए। क्योंकि चाणक्य के तौर पर अशोक गहलोत जाने जाते हैं और उसका उन्होंने मुजाहिरा भी किया। क्या ये नहीं लगता कि अगर वही सचिन पायलट 120, 25, 30 की अगर तादाद लेकर आते तो शायद चीफ मिनिस्टर वही होते? आपने बिल्कुल सही पूछा है और यही सवाल मैं जाडावत जी से कर रही थी। अब जाडावत जी भाग गए हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि मैंने उनको एक स्पॉट पे रख लिया। पर जाडावत जी का जो उदाहरण था वो यही था कि देखिए, जो आदमी जहाँ पर गुटबाजी होती है संगठन में, वहाँ पर सीट्स
डिवाइड हो जाते हैं। जब हमने वसुंधरा राजे की जनसंपर्क यात्रा करी थी अगस्त में, उस टाइम मूड ऐसा था कि उसको उस टाइम जनता का मूड को जज करके उनके साथ हम निकले थे यात्रा पर, चुनावी यात्रा पर अगस्त के समय में, पिछले इलेक्शन में। उस टाइम मेरे को लग रहा था कि आराम से कांग्रेस की 120-130 सीटें आएंगी और फिर धीरे धीरे नवंबर में बीजेपी ज़्यादा अच्छा करने लगी, उनके 73-76 सीट्स आए शायद उस टाइम, और उसके बाद में ये क्लियर हो गया कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान में कई लोग, जैसे जाडावत जी मेरे सामने जो खड़े थे, वो जीत जाते अगर सचिन पायलट भी उनका समर्थन करते। लेकिन जो सेल्फ गोल्स हुए हैं, एक ये हुआ है कांग्रेस के साथ। दूसरा, अगर आप राजस्थान का विधानसभा को देखेंगे तो 13 इंडिपेंडेंट्स जीत के आए हैं, 13 इंडिपेंडेंट्स, और ये 13 में से 12 इंडिपेंडेंट्स अशोक गहलोत की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। कौन है ये 12 इंडिपेंडेंट्स? ये पुराने कांग्रेसमैन हैं। तो कैसे ये लड़े चुनाव? तो ये सारी जो चीज़ें होती है, जब संगठन तितर बितर हो जाता है, तो इसका खामियाजा, जो आपने पूछा मेरे को, किसको नुकसान होगा? पार्टी को भी नुकसान होता है और जो लीडर्स चुनाव लड़ रहे होते हैं उनको भी नुकसान होता है। और कांग्रेस एक्चुअली सिर्फ 101 पे है, 101 सीटें ही हैं उनकी अपने बलबूते पे, और 6 बीएसपी वाले हैं उनका विलय हुआ है उनके साथ। जी हर्षा, यहाँ पर बाबा आप पूछना चाहते हैं या हम पूछें एक सवाल और? नहीं, मेरा ये कहना था कि अब जो है कांग्रेस को देखना होगा कि कैसे यूनाइट हाउस बन करके आगे बढ़ती है। लेकिन दिक्कत ये है कि सचिन पायलट के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं। यदि इस धरने को लेकर के वो बहुत आगे तक चले जा रहे हैं तो फिर उनके ऑप्शंस काफी लिमिटेड हो जाएंगे। तो क्या वो ये मान के चल रहे कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे? ये हर्षा ज्यादा अच्छे से बताएंगे। क्या वो कोई तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं? तो ये जो है पायलट को डिसाइड करना है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से दिल्ली से बैठकर कांग्रेस लीडरशिप इसको जो है इस लेवल तक नहीं जाने देना चाहती है। इसलिए सचिन पायलट को कहा गया, जो खबर है वो खबर ये है कि सचिन पायलट को कहा गया है कि आप अपना धरना कीजिए। आज आप जो कुछ भी कहेंगे उसमें आप गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं कहेंगे। आपको जो कुछ बयान देना है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ कीजिए, राहुल गांधी के लोकसभा से सस्पेंशन के खिलाफ कीजिए, और आइए आप दिल्ली में आकर के हमसे बात कीजिए। ये मैसेज जो है सचिन पायलट को दिल्ली से दिया गया। बाबा, जाते जाते एक बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आला कमान का कमजोर होना, इस तरह के विरोध या इस तरह के फूट जमीन पर नजर आती है? क्योंकि एक जमाना तब भी था जब एयरपोर्ट पे खड़े खड़े इंदिरा गांधी मंत्रियों के और चीफ मिनिस्टर्स का इस्तीफा ले लिया करते थे। देखिए, आला कमान कमजोर है या देखिए कांग्रेस में स्थिति साफ नहीं है कि अभी भी अध्यक्ष खड़गे साहब हैं। वही खड़गे साहब जो है पर्यवेक्षक बन के गए थे अजय माकन के साथ। वही खड़गे साहब जिन्होंने सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष थी उनको अपनी रिपोर्ट दी थे। अब खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, सारा कुछ खड़गे साहब को तय करना है। लेकिन आप एक ऐसे चीफ मिनिस्टर की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर काफी मजबूत है, उसके साथ विधायक है। ऐसे में ये सिचुएशन जो है वो काफी सावधानी से हैंडल करने की जरूरत है। वैसे भी कांग्रेस अध्यक्ष के सामने अभी कर्नाटक का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए जरूर कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से जो मैसेज सचिन पायलट को गया है, हमें शाम तक इंतजार करना चाहिए कि सचिन पायलट आज के धरने के बाद क्या करते हैं। शुक्रिया बाबा और शुक्रिया हर्षा, इन सारे सवालों का जवाब हम तक लाने के लिए, और क्या कुछ जमीन पर हो रहा है और क्या कुछ पर्दे के पीछे वो सब कुछ साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित अमेरिकी थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भारत को लेकर नकारात्मक पश्चिमी धारणा का जवाब दिया। वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और विकास पर चर्चा कर रही थी। निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत में जो हो रहा है उस पर एक नजर डालिए, ना कि उन लोगों द्वारा बनाई जा रही धारणाओं को सुने जो जमीन पर गए तक नहीं हैं, वो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। 1947 की तुलना में भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत बदतर हुई है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का भ्रम फैलाया गया। जो ऐसी रिपोर्ट लिखते हैं उन्हें भारत आमंत्रित करती हूं, ऐसा रिपोर्ट लिखने वाले यहां आकर आरोप साबित करें। Pakistan, which was formed at the same time
India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of Government of India, I would want to say, then tell me, between 2014 and today, has the population dwindled? Has the deaths been disproportionately high in any one particular community? So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. I'll host them. Let them come and let them travel along India and prove their point.